कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जिस बंदे से हम लोग पैसा लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, उस बंदे का और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इस पैसे से क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर हमको लोन देता है तो उसका एक्सपेक्टेशन है वो हमसे इंटरेस्ट लेगा, यस और नो। और सरकार का ये स्टोरी है कि आप दो आदमी इंटरेस्ट का पेमेंट लेन देन करते हो तो हम आपको इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन दे देंगे। जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उसको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, एसी बंद करो। और जिसको इंटरेस्ट मिलता है उसको टैक्स लग जाएगा। पर उसको क्या लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या मिलेगा, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो पब्लिक को, आपको क्या मिलेगा वो आपको ध्यान देना है। सो कुल मिलाकर के अगर सिंपल टर्म्स में ये देखें कि when we pay interest, when we take loan from somebody and pay interest to him, तो वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है दैट इज एलिजिबल फॉर अ टैक्स डिडक्शन। सर मतलब वो P&L में डेबिट होता है एज फिनांस कॉस्ट, यस और नो। इंटरेस्ट P&L में डेबिट होता है। 2, उसके कारण आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। 3, इसका मतलब हुआ आप इधर इंटरेस्ट पे किए बट इंटरेस्ट की वजह से जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हुआ, आपको टैक्स कम देना पड़ा। सो समहाउ दैट इंटरेस्ट सेव्स योर सम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लीजिए आप 100 रुपए पे टैक्स देते, 100 रुपए आप कमाते हो, 100 पे टैक्स देते। अब आपने अगर 20 रुपया इंटरेस्ट दिया किसी को तो आप 80 रुपया पे टैक्स देंगे। तो अगर 100 रुपया पे मान लो आप 30% टैक्स देते, बोर्ड पे देखिएगा, इसको लिखिएगा मत, बाद में लिखेंगे। मान लीजिए 100 पे आप टैक्स देते 30%, तो आप 30 रुपया टैक्स देते, आपके पास 70 रुपया बचता। लेकिन मान लीजिए 100 रुपया में आप पहले 20 रुपया इंटरेस्ट दे दिए, तो अब आपको 80 रुपीज पे टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टिबल आइटम। तो आपको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, क्योंकि ये तो EBIT हुआ, तो आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप टैक्स अगर 24 देंगे तो आपके पास बचेगा 56 या 66, 56। अब आप यहां पे देखो कि आपका इफेक्टिवली कितना कॉस्ट पड़ा इंटरेस्ट के कारण। इट इज नॉट 20, इट इज ओनली 14। 20 वहां दिए तो क्या हुआ, यहां पे 6 का टैक्स तो बचा लिए ना, बोलिए हाँ या ना। तो 20 का इंटरेस्ट पेमेंट सेव्स some amount of taxes as per Indian Income Tax Act, because interest is a tax deductible item and you know कि ऐसा होता है। आपने रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में इस तरह का चीज देखा है कि इंटरेस्ट माइनस करके PBT आता है, फिर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट की वजह से PBT गिरता है और उसकी वजह से टैक्स भी गिरता है। तो इंटरेस्ट का टैक्स गिराने में एक रोल तो है। तो वो जितना नेट करके टैक्स गिराता है और उसका कारण तेरा जो नेट आउटफ्लो होता है उसको बोलेंगे कि दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डेट। सो द आइडिया इज, हम लोगों को जब कोई भी कंपनी डेट इश्यू करती है लोन, तो हम लोगों को सारा एंगल देखना पड़ेगा कि डेट इश्यू किया तो कितना पैसा मिल रहा है, क्या क्या खर्चा लग रहा है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या क्या है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी क्या क्या है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो निकालना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द इफेक्टिव कॉस्ट एन्युअली इनकर्ड बाय द एंटिटी who arranges the finance।
जो लेता है फिनांस वो कितना एनुअली एक कैपिटल के पीछे कॉस्ट इनकर करता है। और दूसरा डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। और इस प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में सारे स्टेक होल्डर का डिस्कशन आ जाता है। मतलब हम अगर कैपिटल किसी से मांगने जा रहे हैं, तुम मुझे कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, तो बीच में जो ब्रोकर है उसका भी स्टोरी आता है। अब ब्रोकर अगर ब्रोकरेज लेगा तो अपना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा ना। सरकार अगर हमको डिडक्शन देगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम हो जाएगा ना। अगर हम तुमको रिडेम्पशन के वक्त ज्यादा पैसा देंगे, प्रीमियम देंगे, तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, तेरा तो एक्सपेक्टेशन मेरे से बढ़ जाएगा ना। सो द आइडिया इज कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एक नेट इफेक्टिव कॉस्ट निकालना और उस आंसर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलना पड़ेगा, जो हम लोग आज से सीखेंगे। अब आप बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काम क्या है, व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग इट? द आंसर इज इट वर्क्स एज ए बेंचमार्क। कई सारी जगह पे काम आता है। बिगिनिंग में मैं बोलूंगा इट वर्क्स एज ए बेंचमार्क। सर मतलब मैं अगर तुमसे 100 करोड़ रुपया लिया और मेरा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो उस पैसा को हम जहां भी डिप्लॉय करेंगे उससे हमको 12% का इनकम कम से कम आना चाहिए, नहीं तो हम आपका रिटर्न, आपका डिजायर, आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यस और नो? सो इट वर्क्स एज ए बेंचमार्क कि भाई हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा का, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैलकुलेट करने के लिए कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, हम इसको एक बेंचमार्क की तरह यूज करेंगे कि भाई इतना तो कम से कम हमको कमाना चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मेरे फिनांसिंग डिसीजन भी टेकन केयर होते हैं। जैसे अगर बहुत हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमको पैसा मिल रहा है तो हम उस तरह का फिनांस लेना नहीं चाहेंगे। अगर फिनांस लेते हैं और हमको बहुत रिस्क इनकर हो रहा है तो हम उस तरह का फिनांस लेना नहीं चाहेंगे। तो कॉस्ट वाइज हम यही देखेंगे कि मेरा कॉस्ट जितना मिनिमम हो जाए उस हिसाब से हम अपना फिनांस को अरेंज करेंगे। फिर अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं तो और भी बहुत सारा पर्पस में काम आता है। आप जब निकालना सीख जाओगे ना, फिर जब इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ोगे, क्रेडिट पॉलिसी वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें सब जगह पे आपको दिखाई देगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज है। अब तुम देखो ना, मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 12% है, माने हम जो फंड रेज करते हैं उसमें मेरे को साल का 12% खर्चा पड़ता है, साल का 12% खर्चा पड़ता है। तो हम किसी को भी अगर उधार देंगे तो हम भी तो 12% इनकम अर्न करना चाहेंगे ना। आज मेरा डेटर हमको बोलेगा हमको 3 महीना का उधार चाहिए, तो क्रेडिट प्राइस को 12% करके मुझे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आज कैश प्राइस में तुरंत पैसा देके जाओ, हम 100 रुपया में दे देंगे, पर आप अगर 3 महीना बाद पैसा दोगे तो हमको तो 103 रुपया प्राइस बताना पड़ेगा ना, ताकि मेरा 12% का इंटरेस्ट निकल के आ जाए, मिल जाए मुझे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कई जगह पे काम आता है। It is used in investment decisions, it is used in financing decisions, it is used in deciding your credit policies, बहुत जगह पे काम आता है। लेकिन जब तक ना तुम पूरा सीखोगे नहीं कि ये हो क्या रहा है, निकलता कैसे है, तब तक उसका यूज के बारे में बात करना थोड़ा जल्दी होगा।